आज कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र पर हम पढ़ेंगे कृषि उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था। कृषि अपने उत्पाद का कुछ भाग स्वयं के उपयोग के लिए रखते हैं। कृषक क्या करते हैं? किसान अपने द्वारा उत्पादित अनाज का कुछ भाग स्वयं के उपयोग के लिए रख लेते हैं तथा शेष भाग का उत्पादन को बाजार में बेच देते हैं, बाजार में विक्रय कर देते हैं। परंतु बाजार में मध्यस्थों के कारण, मध्यस्थों का मतलब होता है बीच के लोग, बीच के व्यापारी जिसे बोल लिया जाए, ठीक है, के कारण कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे मध्यस्थ कृषकों से अनाज को कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत पे अन्य स्थानों पर ले जाकर बेच देते हैं। ठीक है, इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। अर्थात इससे कम मूल्य में अगर कोई किसानों का धान खरीदता है तो वो एक प्रकार से गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, उसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। एवं सार्वजनिक मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक अर्थात जहां पर सभी किसान अपने अपने उत्पादों को, फसल को लाकर सरकार को बेचते हैं, सरकार को देते हैं। ठीक है, समर्थन मूल्य लागू करने के लिए जरूरी है कि किसानों की पहुंच मंडी या सरकारी केंद्र में उपलब्ध हो, जहां उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकारी मंडी में खुली नीलामी होती है। यहाँ भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं रखा जाता है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है तो कृषक खुले बाजार में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसका फायदा मध्यस्थ उठाते हैं, मतलब बीच के लोग उठाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आशय विभिन्न फसलों के कम से कम खरीदी मूल्य से है, जिसे सरकार घोषित करती है। इस समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती है। इस हेतु कई बार सरकार स्वयं फसल खरीदने के लिए व्यवस्था करती है। ठीक है, किसानों की मदद करती है। इस प्रकार से देखिए, अनाज की मंडियां होती हैं जहां पर किसानों द्वारा लाया गया धान को बोरियों में भरकर, तौलकर उसे अन्य राज्यों में या आप लोगों के लिए ही अनाज की व्यवस्था करने के लिए खरीदा जाता है ना। तो इस प्रकार की अनाज मंडियां होती हैं। अभी तो लगभग सभी गांव में, लगभग सभी गांव के आसपास इस प्रकार की मंडियां तैयार हो गई हैं और इनकी खरीदी सरकार द्वारा होती है। फसल अभी धान कट रही है और आने वाले 1 दिसंबर से संभवतः किसानों से समर्थन मूल्य पर सरकार उनका धान खरीदेगी। किनका? किसानों का। ठीक है, तो अभी फसल कटने का समय है। दीपावली के बाद फसल कटनी शुरू हो जाती है और अनाज की मंडियों में पहुंचनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है ना। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब आगे देखेंगे कृषि में साख की आवश्यकता। साख मतलब क्या होता है? कृषि के लिए किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने वाली संस्था।
ठीक है। कृषि कार्य हेतु कृषक को बीज, खाद, जुताई एवं सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह बाजार से खरीदता है। इसके लिए कृषक के पास पर्याप्त धन नहीं रहता है। इस कारण कृषकों को ऋण या उधार प्रदान करना पड़ता है, उधार प्राप्त करना पड़ता है। यही ऋण या उधार अर्थशास्त्र की भाषा में साख कहलाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में उधार या ऋण को क्या बोलते हैं? साख कहते हैं। हमारे देश में कृषक दो प्रकार से साख प्राप्त करते हैं, साख अथवा ऋण या उधार। एक होता है संस्थागत साख और दूसरा होता है गैर संस्थागत साख। ठीक है। संस्थागत साख में सरकारी योजना के अंतर्गत बहुत से लाभ मिलते हैं और गैर संस्थागत मतलब एक प्रकार से हो जाता है प्राइवेट संस्था, निजी संस्था जिसे कहा जाता है। अब इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि संस्थागत साख क्या होती है और गैर संस्थागत साख किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसे समझिएगा। संस्थागत साख से आशय ऐसी साख सुविधा से है जो सहकारी संस्था, सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है। इस साख की सुविधा के अंतर्गत कम ब्याज दर पर ऋण के लिए कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान, अनुदान मतलब एक प्रकार का सहयोग। ठीक है। खाद एवं बीज खरीदने हेतु, क्रय मतलब खरीदना, खरीदने हेतु ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी साख सुविधा को संस्थागत साख कहा जाता है। ठीक है। हमारे देश में यह साख सुविधा ज्यादातर मध्यम एवं बड़े किसान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस साख की सुविधा की सबसे बड़ी शर्त जमानत होती है, जिसे छोटे या गरीब किसान आसानी से पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इस साख सुविधा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। दस्तावेजी मतलब कुछ पेपर वगैरह, कुछ कागज वगैरह या खेत की पर्ची वगैरह, है ना, वो सब की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से ज्यादातर छोटे एवं गरीब किसान संस्थागत साख से की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। वंचित मतलब छूट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, है ना। अब देखिए गैर संस्थागत साख में क्या बोला जा रहा है। संस्थागत साख से वंचित कृषक कृषि एवं अन्य कार्य करने के लिए, अब उन्हें किसानी करनी है या और कुछ काम करना है, लेकिन सहयोग न मिल पाने की वजह से क्या करते हैं, वे मजबूरीवश अपने आसपास के सेठ, साहूकार, महाजन, मित्र, रिश्तेदार आदि से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला या उधार देने वाला इन कृषकों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। यह साख सुविधा आपसी समझौतों एवं वायदों के आधार पर होती है। इसमें किसी प्रकार की कागजी एवं दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता। इन साख सुविधा को गैर संस्थागत साख के नाम से
जाना जाता है। हमारे देश में कृषि साख के वितरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सक्षम कृषकों को संस्थागत साख से मिल जाते हैं। जो किसान सक्षम होते हैं उन किसानों को संस्थागत साख से मिल जाते हैं, परंतु साधनहीन कृषकों को संस्थागत साख से आसानी से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, हम वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार के साख स्रोतों को वृत्त आरेख 16.7 के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें समझना है, देखना है कि किस प्रकार से किसानों को यह फायदा मिलता है और नहीं मिल पाता है। आरेख के माध्यम से ग्रामीण परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत संस्थागत तथा कितना प्रतिशत गैर संस्थागत साख है, इसका पता चलता है। ठीक है, तो नीचे हम वो आरेख देखेंगे। वृत्त आरेख, वृत्त अर्थात गोलाकार, आरेख मतलब खींचा हुआ या लिखा हुआ, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, देखिएगा ध्यान से। वर्ष 2012 में भारत में कृषक परिवार को के साख के स्रोत क्या हैं, इसमें देखिए बारीकी से देखिएगा, कलर बता रहा है ना। विभिन्न कलर के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे ये ऑरेंज कलर का दिया हुआ है, सरकारी और व्यावसायिक बैंक, सरकारी सहकारी और व्यावसायिक बैंक का जो प्रतिशत है वो है 61%, है ना। आधे से अधिक का जो वितरण है वो किससे होता है, सहकारी एवं व्यावसायिक बैंक से, है ना। उसके बाद हरे कलर में, ग्रीन कलर में क्या बता रहा है, सरकारी एवं अन्य औपचारिक स्रोत 3%। ये क्या है, संस्थागत साख है। क्या है, संस्थागत साख है ना। 3%, देखिएगा ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो 3% है। अब इसके बाद देखिएगा गैर संस्थागत साख कैसी है, कितनी मात्रा में फैली हुई है ना। देखिएगा ये ब्राउन कलर का, थोड़ा सा काला भी दिख रहा है लेकिन काला नहीं है। व्यावसायिक एवं कृषि ऋणदाता हैं। व्यावसायिक मतलब जो व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी सेठ साहूकार होते हैं वो, और कृषि ऋणदाता कृषकों को ऋण देते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो 30% है। 30% लोग क्या करते हैं, किसानों को ऋण देते हैं, उधार देते हैं। और पिंक कलर, गुलाबी कलर में देखेंगे व्यापारी और जमींदार 1%, जो साख है वो 1% है। और 4% जो है वो नीले कलर में है, रिश्तेदार और मित्र। 4% लोग ऐसे हैं, रिश्तेदार और मित्र जो हैं वो साख देते हैं या उधार देते हैं। अन्य स्रोत, अन्य किसी माध्यम से उधार लेने वाले जो किसान हैं, वो जिनसे वो उधार लेते हैं, वो 1% है। इस प्रकार से आरेख के माध्यम से बताया गया है कि कितना प्रतिशत सहकारी और व्यावसायिक और कितना प्रतिशत सरकारी और अन्य औपचारिक। इस प्रकार से इस आरेख के माध्यम से बताया गया है। वित्त आरेख जो स्रोत बना है NSSO की रिपोर्ट 2014 के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि गैर संस्थागत और संस्थागत साख किसे कहते हैं या क्या होती है। ठीक है, और अगले दिन हम देखेंगे अगला पेज क्या बता रहा है, गैर कृषि कार्य के अवसर। ठीक है, गैर कृषि कार्य के अवसर, इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और
रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उसके अलावा इतिहास से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना है। तो इतिहास को भी थोड़ा सा पढ़िए और अर्थशास्त्र को भी थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।